आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के बारे में करना शुरू किया था। आज हम उसी में आगे करना शुरू करेंगे रूल नंबर 13 से। रूल नंबर 13 में है सप्लाई ऑफ फंड्स टू सब ऑफिसेज एट दी ट्रेजरी और सब ट्रेजरी और बैंक स्टेशन। ऐसे सब ऑफिस या ऐसे उप कार्यालय जो किसी भी कोषागार, उप कोषागार या बैंक स्टेशन पर स्थित होते हैं, उनको किस तरह से फंड सप्लाई किए जाते हैं, उनको धन की आपूर्ति किस तरह से की जाती है। इन द केस ऑफ सब ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी और बैंक स्टेशन, ठीक है, ऐसा सब ऑफिस जो ट्रेजरी या बैंक स्टेशन पर स्थित होता है, द एसपीएम इज ऑथराइज्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द ट्रेजरी, सब ट्रेजरी और बैंक अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट अप टू द लिमिट ऑफ द अमाउंट प्लेस्ड देयर एट हिज क्रेडिट। उस एसओ का जो एसपीएम रहेगा, यानी कि ऐसा सब ऑफिस जो ट्रेजरी या बैंक स्टेशन पर स्थित होता है, उस एसओ का जो एसपीएम रहेगा, यानी कि उस एसओ का जो इंचार्ज रहेगा, वो किसके लिए अधिकृत होता है? ट्रेजरी, सब ट्रेजरी या बैंक से पैसे निकालने के लिए अधिकृत होता है। लेकिन कितने पैसे वो निकाल सकता है? तो एसपीएम के क्रेडिट में जो भी राशि रखी गई होगी, यानी कि एसपीएम के नाम पर जो भी राशि जमा की जाती है, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि आपके ऐसे एसओ जो किसी ट्रेजरी, सब ट्रेजरी या बैंक स्टेशन पर स्थित होते हैं, उनके एसपीएम के नाम पर ट्रेजरी, सब ट्रेजरी या बैंक स्टेशन में एक राशि जमा की जाती है, जिसको वीकली बेसिस के ऊपर या फोर्टनाइट बेसिस के ऊपर एडजस्ट किया जाता है, समायोजित किया जाता है। तो उसी राशि की यहाँ पे बात की है। तो उस राशि की जो सीमा होगी, उस सीमा तक एसपीएम क्या कर सकता है? ट्रेजरी, सब ट्रेजरी या बैंक से पैसे निकाल सकता है। तो कोषागार या बैंक स्टेशन पर जो भी एसओ स्थित होता है, उसका एसपीएम अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां से नकदी निकालने के लिए अधिकृत होता है। लेकिन कितनी निकाल सकता है? जितनी उसके क्रेडिट में रखी गई राशि की सीमा होगी। The credit balance of the cash office is not required to be shown by the SPM manually on the reverse of the system generated daily transaction report in CSI post offices। CSI पोस्ट ऑफिस के मामले में, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर पोस्ट ऑफिस के मामले में, कैश ऑफिस का जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उसको एसपीएम के द्वारा अलग से सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बैक साइड में दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। सीएसआई जो पोस्ट ऑफिस रहेंगे, उनके मामले में, सीएसआई डाकघरों के मामले में, कैश ऑफिस की जो क्रेडिट बैलेंस रहेगी या कैश ऑफिस या नकद कार्यालय के बारे में जैसा हमने पिछली वीडियो में भी किया था, उसमें जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उसको अलग से एसपीएम के द्वारा सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बैक साइड में मैनुअली नहीं दर्शाया जाता है। क्यों नहीं दर्शाया जाता है? एज वन कैन व्यू द डिटेल्स ऑफ द कैश अवेलेबल एट अ पोस्ट ऑफिस थ्रू सीएसआई फ्रॉम एनी प्लेस। क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, कोई भी किसी भी स्थान से सीएसआई के माध्यम से डाक घर में उपलब्ध नकदी का विवरण देख सकता है। इसलिए उस नकदी की डिटेल को सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बैक साइड में दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। However, in non CSI ऑफिसेज, लेकिन आपके जो गैर CSI ऑफिस होते हैं, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर कार्यालय होते हैं, the daily transaction reports received will show the balance available out of the amount placed at the SPM's credit। इनमें क्या दर्शाया जाता है? जो गैर सीएसआई ऑफिसेज होते हैं, उनकी डेली जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, उसमें क्या दर्शाया जाता है? एसपीएम के लिए जो भी राशि क्रेडिट की जाती है या एसपीएम के नाम पर जो भी नकदी जमा की गई होती है, उसमें से जो भी शेष राशि बच जाती है, उस शेष राशि को डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। किस मामले में? नॉन सीएसआई ऑफिस के मामले में। और सीएसआई ऑफिस के मामले में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सीएसआई के माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से उसकी जो भी बैलेंस होगी उसको देख सकता है, वो सक्षम होता है। लेकिन नॉन सीएसआई के मामले में ऐसा नहीं होता है। एंड विल गाइड द हेड पोस्ट मास्टर एज टू द एक्शन टू बी टेकन टू कीप द एसओ सप्लाइड विद द फंड्स। अब क्योंकि एसपीएम के क्रेडिट की जो भी शेष राशि बच जाएगी नॉन सीएसआई ऑफिस के मामले में, उसको डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो भी प्राप्त होगी उसके पीछे दर्ज किया गया होगा। तो ये चीज क्या करती है? हेड पोस्ट मास्टर का मार्गदर्शन करती है। क्यों मार्गदर्शन करती है? क्योंकि एसपीएम के क्रेडिट में अगर 10,000 रुपए वहां पे ट्रेजरी, सब ट्रेजरी या बैंक स्टेशन में रखे हैं, अब उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिया, अब उसके पास केवल 5,000 रुपए बचे हैं, तो यहाँ पे हेड पोस्ट मास्टर का मार्गदर्शन हो जाएगा कि कितनी राशि क्रेडिट की जानी चाहिए उस एसपीएम के खाते में, तो वहां से वो पता लगाया जा सकता है। तो ये जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रहेगी, इसके पीछे उस राशि को जो बैलेंस बच जाएगा उसको दर्शाया जाएगा। और ये चीज क्या करेगी? ये चीज एसओ को धन आपूर्ति बनाए रखने के लिए जो कार्यवाही की जाएगी, उसके मामले में प्रधान पोस्ट मास्टर का मार्गदर्शन करेगी।
नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 14, एक्सचेंज ऑफ रिमिटेंसेस बिटवीन सब ऑफिसेज इन अकाउंट विद द सेम हेड ऑफिस। अब यहाँ पे बताया गया कि एक ही हेड ऑफिस है, उसके लेखा अधिकार क्षेत्र में 2 एसओ आते हैं, उन दोनों के बीच में किस तरह से नकदी का आदान प्रदान किया जाएगा या जो धन प्रेषण होते हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। कैश ट्रांसफर टू अदर ऑफिसेज शुड इनवेरिएबली बी डन इन सैप थ्रू वर्क फ्लो ओनली एंड नोट बाई वॉचर पोस्टिंग। जब भी कार्यालयों के बीच में कैश ट्रांसफर किया जाता है, नकदी का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसको कैसे करना चाहिए, सैप के माध्यम से या सैप में वर्क फ्लो सिस्टम के माध्यम से ही करना चाहिए, वॉचर पोस्टिंग के माध्यम से नहीं करना चाहिए। तो जब भी किसी कार्यालय में नकद हस्तांतरण किया जाता है, हमेशा सैप में उसको किया जाना चाहिए। सैप में किसके माध्यम से करेंगे, वर्क फ्लो के माध्यम से करेंगे, वॉचर पोस्टिंग के माध्यम से नहीं करना चाहिए। कैश रिसीव्ड थ्रू वर्क फ्लो, अब जब भी कैश, क्योंकि एक एसओ भेजने वाला है, दूसरा प्राप्त करने वाला है, प्राप्त करने वाले कार्यालय में जब वर्क फ्लो के माध्यम से नकदी प्राप्त होती है, शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय द रिसीवर ऑफिस ऑन द रिसिप्ट ऑफ कैश। तो जैसे ही उसको नकदी प्राप्त होगी उसके समय वो क्या करेगा, उस नकदी को एक्नॉलेज करेगा, सैप में एक्नॉलेज करेगा। देखो, एक तो वो क्या करेगा, जो फिजिकल पैसे हैं उनको प्राप्त करेगा, और दूसरा वो सिस्टम में भी उसको एक्नॉलेज करनी होती है, सिस्टम में भी उसको वो स्वीकार करनी होती है। फेलिंग विच, अगर वो ऐसा करने में असफल रह गया, वो ऐसा नहीं कर पाया, डीओपी कैश ऑफ द रिसीवर ऑफिस, तो प्राप्त करने वाले कार्यालय का जो डीओपी कैश होगा, विल नॉट बी डेबिटेड, इसका मतलब बैलेंस विल नॉट बी रेज, यानी कि अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं होता है, मतलब उसने क्या हुआ, कैश को एक्नॉलेज नहीं किया है सैप के माध्यम से या वर्क फ्लो के माध्यम से, तो उसका जो बैलेंस रहेगा वो बढ़ेगा नहीं, तो राशि बढ़ेगी नहीं, तो उसके हिसाब में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। Offices requesting cash should note the document number in the requesting document or letter। नकदी का अनुरोध करने वाले कार्यालयों को अनुरोध करने वाले दस्तावेज और पत्र में दस्तावेज संख्या भी नोट करनी चाहिए। While accepting cash from cash office at a receiver end, तो जब भी कैश ऑफिस से रिसीवर एंड पे यानी कि प्राप्त करने वाले कार्यालय में कैश को एक्सेप्ट किया जाएगा, द डॉक्यूमेंट शुड बी पोस्टेड इन कैश रिसीव्ड ऑप्शन इन ZFF V50 टू अवॉइड कैश इन ट्रांजिट। प्राप्तकर्ता कार्यालय में कैश कार्यालय की ओर से जब नकदी स्वीकार की जाएगी, तो पारगमन में नकदी यानी कि कैश इन ट्रांजिट से बचने के लिए दस्तावेज को इस वाले के माध्यम से, यानी कि ये जो कोड है इसके माध्यम से नकद प्राप्त विकल्प में पोस्ट किया जाना चाहिए। ऑल ऑफिसेज शुड एडजस्ट द कैश इन ट्रांजिट ऑन डेली बेसिस। सभी कार्यालयों को दैनिक आधार पर पारगमन में नकदी को समायोजित करना चाहिए, यानी कि जो कैश इन ट्रांजिट होता है उसको डेली हर एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा, हर एक कार्यालय के द्वारा एडजस्ट किया जाना चाहिए। दिस सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम एसओ। सब ऑफिस से जब भी सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट प्राप्त होती है, दैनिक लेन देन रिपोर्ट प्राप्त होती है, विल कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ रिमिटेंसेस एक्चुअली सेंट और रिसीव्ड। तो उसमें क्या शामिल रहता है, एक्चुअल में जो भी रिमिटेंसेस भेजी जाती हैं या प्राप्त की जाती हैं उनके विवरण इसमें शामिल रहते हैं। और इसमें क्या शामिल रहेगा, एंड इट आल्सो कंटेन वेदर द ऑर्डर्स इन द एसओ स्लिप प्रेस्क्राइबिंग रेमिटेंस हैव बीन पंक्चुअली कंपाइल्ड विद एंड वेदर द अमाउंट्स stated to have been remitted have been duly acknowledged by the receiving sub offices। और ये और क्या चीज़ दर्शाएगी, आपकी जो भी डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट प्राप्त होती है एसओ से, ये भी दर्शाती है कि क्या एसओ पर्चियों में या एसओ स्लिप में प्रेषण निर्धारित करने वाले जो आदेश हैं उनका समय पर अनुपालन किया गया है। और क्या चीज़ दर्शाएगी कि क्या प्रेषित की गई राशि को प्राप्तकर्ता उप कार्यालयों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। तो आपकी ये जो सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, सबसे पहले ये क्या दर्शाएगी, एक्चुअल में जो भी रिमिटेंसेस भेजी जाती हैं या प्राप्त की जाती हैं उनके विवरण को दर्शाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़, एसओ स्लिप में जो भी नकदी के संबंध में आदेश होते हैं, क्या उन आदेशों का समय पर पालन किया गया है या नहीं किया गया, इस चीज़ को दर्शाएगी। और उसके बाद और कौन सी चीज़ को दर्शाएगी कि प्राप्तकर्ता यानी कि प्राप्त करने वाला जो सब ऑफिस है उसने उस राशि को सही ढंग से स्वीकार किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें वो दर्शाएगी। इफ एनी डिले अकर्स इन सेंडिंग और एक्नॉलेज रिमिटेंस, अब जो भी रिमिटेंस भेजी जाती है, धन प्रेषण किया जाता है, उसको भेजने में या प्राप्त करने में कोई भी डिले होता है, कोई भी देरी होती है, द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड ब्रिंग द केस टू द नोटिस ऑफ द हेड पोस्ट मास्टर। तो उप खाता सहायकों को क्या करना चाहिए, इस मामले को हेड पोस्ट मास्टर के ध्यान में लाना चाहिए। हु विल रिपोर्ट इट एडवांस टू द सुपरिटेंडेंट, और जो आपका ये हेड पोस्ट मास्टर रहेगा बिना किसी विलंब के इस चीज़ के बारे में सुपरिटेंडेंट के ध्यान में लाएगा, यानी कि वो सुपरिटेंडेंट को इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करेगा।
Remittances exchanged between two sub-offices and account with the same head office should be in the accounts of the remitting SOs to the cash in transit। तो ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे बोलेगी कि जब भी दो एसओस के बीच में रिमिटांस होती है, इनके धन प्रेषण किया जाता है और दोनों का जो लेखा पोस्ट ऑफिस है वो कौन सी, एक ही हेड ऑफिस है, यानी कि दोनों सेम ही हेड ऑफिस के अंडर आते हैं, तो यहाँ पे रिमिट करने वाले एसओ में जो राशि भेजी जाएगी वो लेखे में कहाँ ली जाएगी, कैश इन ट्रांजिट में ली जाएगी। और प्राप्त करने वाले जो एसओ होंगे उसमें भी कहाँ पे इसको लेखे में लिया जाएगा, उसमें भी कैश इन ट्रांजिट में ही इसको लेखे में लिया जाएगा। तो जब भी एक ही प्रधान कार्यालय के लेखे में दो एसओस के बीच में आदान प्रदान किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में प्रेषण करने वाले एसओ के लेखे में नकद इन ट्रांजिट यानी कि कैश इन ट्रांजिट में से लिया जाएगा और प्राप्त करने वाले एसओ में भी कैश इन ट्रांजिट में से जमा किया जाएगा। मैनर ऑफ एक्सचेंजेस रिमिटांसेस बिटवीन सब ऑफिसेस, उप कार्यालयों के बीच प्रेषण का आदान प्रदान किस तरह से किया जाता है। दो सब ऑफिसेस के बीच में जब भी नकदी का आदान प्रदान किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। The superintendent will prescribe in accordance with the system ordered by the head of circle। head of circle के द्वारा एक ऑर्डर दिया जाता है, एक सिस्टम उसके द्वारा दिया जाता है, उसी सिस्टम के अनुसार सुपरिटेंडेंट निर्धारित करता है the method by which remittances are to be exchanged between two sub offices। तो वो सुपरिटेंडेंट क्या करेगा, निर्धारित करेगा कि दो उप डाक घरों के बीच में या दो उप कार्यालयों के बीच में नकदी का आदान प्रदान किस मेथड के माध्यम से या किस विधि के माध्यम से किया जाएगा। तो अधीक्षक क्या करेगा, अधीक्षक निर्धारित करेगा, लेकिन वो अपनी मर्जी से निर्धारित नहीं करेगा, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जो भी सिस्टम ऑर्डर दिया जाता है उसी के अनुसार, क्या सर्कल के प्रमुख द्वारा जो भी प्रणाली ऑर्डर की जाती है कि आपने इस ऑर्डर के माध्यम से कैश का रिमिटांस करना है यानी कि जो धन प्रेषण है उसका आदान प्रदान करना है, उसी विधि को सुपरिटेंडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसके माध्यम से दो कार्यालयों के बीच में आदान प्रदान नकदी का किया जाएगा। इफ द रिमिटांस इज टू बी सेंड बाई पोस्ट, अगर ये धन प्रेषण जो भेजा जाना है डाक के माध्यम से भेजा जाना है, द कैश और नोट्स और स्टैम्प्स शुड बी एनक्लोज्ड इन अ कैश बैग इन अकॉर्डेंस विद द रूल। तो नियमों के अनुसार जितने भी कैश रहेगा, नकदी रहेगी, जितने भी नोट रहेंगे या जितनी भी टिकटें रहेंगी उनको एक कैश बैग के अंदर संलग्न करना चाहिए। द कैश बैग शुड बी फॉरवर्डेड टू द एसओ एनक्लोज्ड इन द रजिस्टर्ड बैग। फिर ये जो कैश बैग रहेगा जिसमें कैश है, नोट्स है, टिकट जो भेजे जाने हैं उनको डाला गया, संलग्न किया गया, उस कैश बैग को क्या किया जाएगा, एसओ को भेजने के लिए एसओ के पंजीकृत थैले में संलग्न कर दिया जाएगा। यानी कि उस एसओ के लिए जिसके लिए वो कैश बैग भेजा जाना है उसी एसओ के लिए जो रजिस्टर्ड बैग बनाया गया होगा उसी रजिस्टर्ड बैग में उस कैश बैग को डालना जाएगा। The locked and sealed cash bag should be made over by the treasurer or the SPM to the deputy or assistant sub postmaster of the registration branch for collection in the registered bag। अब ये जो कैश बैग रहेगा इसको लॉक लगाया जाएगा, इसको सील बंद किया जाएगा, करने के बाद ट्रेजरर या एसपीएम जो भी रहेगा उसके द्वारा इसे क्या किया जाएगा, पंजीकरण शाखा के डिप्टी या फिर असिस्टेंट सब पोस्ट मास्टर को ये कैश बैग सौंप दिया जाएगा। क्यों सौंपा जाएगा, ताकि इसको पंजीकृत थैले में वो संलग्न कर सके। तो पहले क्या करेंगे, जो ट्रेजरर या एसपीएम है वो कैश बैग को लॉक करेंगे, सील करेंगे। इसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन ब्रांच का डिप्टी या असिस्टेंट एसपीएम रहेगा उसको पंजीकृत थैले में ये कैश बैग रखने के लिए सौंप दिया जाएगा। इफ देयर इज नो डिप्टी और असिस्टेंट एसपीएम, अगर मान लीजिए वहां पे डिप्टी या असिस्टेंट सब पोस्ट मास्टर नहीं है, द कैश बैग शुड बी इंक्लूडेड बाय द एसपीएम इन द रजिस्टर्ड बैग। तो वहां पर ये जो कैश बैग पंजीकृत थैले के अंदर रखा जाएगा वो स्वयं एसपीएम के द्वारा सब पोस्ट मास्टर के द्वारा रखा जाएगा। Details of the cash including stamps remitted should be shown by an entry on the registered list and closed in the mail bag, and the entry should be initialed by the official authorized to make the remittance। अब यहाँ पे जो कैश भेजा जाएगा इंक्लूडिंग अगर उसमें डाक टिकट वगैरह भी भेजे जाते हैं, रिमिट किए जाते हैं, उनकी जो भी सूचना रहेगी, उनकी जो भी डिटेल रहेगी उसको पंजीकृत सूची में दर्शाया जाएगा एक प्रविष्टि के माध्यम से। और ये जो आपकी रजिस्टर्ड लिस्ट रहेगी इसको मेल बैग के अंदर फिर संलग्न किया जाएगा। और दूसरी बात, रजिस्टर्ड लिस्ट के ऊपर जो इनके संबंध में प्रविष्टि की जाएगी उसके ऊपर रिमिटांस करने के लिए अधिकृत ऑफिशियल के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। तो जो भी डाक टिकट भेजे जाएंगे, जो भी नकदी भेजी जाएगी, उसके जो भी विवरण रहते हैं वो डाक थैले में जो पंजीकृत सूची भेजी जाएगी उसमें एक प्रविष्टि के माध्यम से उनको दर्शाया जाता है, यानी कि उनके संबंध में एक एंट्री की जाती है रजिस्टर्ड लिस्ट के ऊपर, और रजिस्टर्ड लिस्ट जो मेल बैग के अंदर भेजी जाएगी। और दूसरी चीज ये जो प्रविष्टि रजिस्टर्ड लिस्ट के ऊपर की जाती है इसको रिमिटांस करने के लिए अधिकृत ऑफिशियल के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। एंड द वेट
ऑफ द कैश बैग शुड आल्सो बी नोटेड इन फिगर्स ऑन द रजिस्टर्ड लिस्ट, और उसके बाद कैश बैग का जो वजन रहेगा उसको पंजीकृत सूची पर फिगर्स में भी नोट किया जाएगा, यानी कि उसको पंजीकृत सूची के ऊपर आंकड़ों में भी दर्ज किया जाना चाहिए। रिक्वेस्टेशन फॉर कैश और पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों या नकदी के संबंध में जो भी रिक्वेस्टेशन या मांग होती है, रिक्वायर्ड शुड बी सेंट बाय एसओ टू इट्स कैश ऑफिस ड्यूली इनवॉइस्ड इन द रजिस्टर्ड लिस्ट। तो अगर उसने अपने कैश ऑफिस को कोई भी डाक टिकटों के संबंध में या कैश के संबंध में मांग भेजनी है, इनके मान लीजिए कोई एसओ है, उसको नकदी की आवश्यकता है या टिकटों की आवश्यकता है, तो अपनी मांग क्या करेगा, कैश ऑफिस को भेजेगा। और कैश ऑफिस को कैसे भेजेगा, पंजीकृत सूची में विधिवत तरीके से इनवॉइस करके उसे ये भेजनी चाहिए। The date of accounting कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, date of accounting the remittance in the remitting office should be noted on the registered list whether it differs from the date of the registered list itself। अगर प्रेषण कार्यालय में प्रेषण के लेखांकन की जो तारीख है वो पंजीकृत सूची पर नोट की गई तारीख से अलग है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेषण कार्यालय में जो प्रेषण के लेखांकन की तारीख होगी वो भी पंजीकृत सूची पर दर्ज करनी होगी, है ना। मेल बैग कंटेन्स अ कैश बैग, जब भी एक डाक थैले के अंदर कैश बैग रहेगा, इट मस्ट रिमेन आफ्टर इट हैज़ बीन सील्ड। तो जब इसको आपने एक बार सील कर दिया, कि जब भी आपके मेल बैग के अंदर कैश बैग होगा, जब आपने इसको सील कर दिया, सील करने के बाद ये किसके पास रहेगा, इन दी पर्सनल कस्टडी ऑफ दी सब पोस्ट मास्टर अंटिल इट इज मेड ओवर टू दी कैरियर। जब तक इसे वाहक को नहीं सौंप दिया जाता उस समय तक ये किसकी पर्सनल कस्टडी या व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा, सब पोस्ट मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा। तो जब भी किसी डाक थैले के माध्यम से नकदी, डाक थैले में नकदी बैग होता है, कैश बैग डाल के आप भेजेंगे, जब इसको एक बार सील कर दिया जाता है, सील करने के बाद जब तक इसको कैरियर को देने का समय नहीं हो जाता उस समय तक ये सब पोस्ट मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहता है। रूल नंबर आपके पास 20 है, सप्लाई ऑफ पोस्टेज एंड अदर स्टैम्प्स, डाक एवं अन्य टिकटों की आपूर्ति किस तरह से की जाती है। मैंने पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स आर सेंट टू एसओ, जब भी किसी सब ऑफिस के लिए, उप कार्यालय के लिए डाक टिकट या अन्य टिकट भेजे जाने हैं, द हेड पोस्ट मास्टर विल राइट हिज ऑर्डर्स रिगार्डिंग द सप्लाई ऑन द सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किसी एसओ को डाक टिकट या अन्य टिकट भेजे जाते हैं तो उनके संबंध में जो आदेश दिया जाएगा हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा, उसे क्या किया जाएगा, सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर लिखा जाएगा। तो जब भी डाक या अन्य टिकट एसओ को भेजे जाते हैं, सब हेड पोस्ट मास्टर सिस्टम द्वारा जो भी दैनिक लेन देन रिपोर्ट तैयार की जाती है उस पर आपूर्ति के संबंध में अपने आदेशों को लिखेंगे। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, द ऑर्डर्स शुड बी शोन एज सून एज पॉसिबल टू द ट्रेजरर बाय द सब अकाउंट असिस्टेंट। फिर ये जो आपकी दैनिक लेन देन रिपोर्ट रहेगी, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा, उप खाता सहायक के द्वारा, उसके ऊपर जो हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा डाक टिकटों या अन्य टिकटों की आपूर्ति के संबंध में आदेश होंगे, वो किसको दिखाए जाएंगे, ट्रेजरर को, कोषाध्यक्ष को दिखाए जाएंगे, क्योंकि डाक टिकट या अन्य टिकट या नकदी वगैरह तो ट्रेजरर के पास ही रहेगी। तो वो ट्रेजरर को दर्शाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे जितनी जल्दी हो सके। एंड द ट्रेजरर शुड बी रिक्वायर्ड टू इनिशियल द ऑर्डर इन टोकन ऑफ हैविंग सीन इट। और जो ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष है उसने उन ऑर्डर्स को देख लिया है, इसके संबंध में ऑर्डर के ऊपर उसके भी हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब भी किसी एसओ को डाक टिकट या अन्य टिकट भेजे जाने हैं तो उनकी सप्लाई के संबंध में हेड पोस्ट मास्टर अपने ऑर्डर सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर दर्ज करेगा। करने के बाद ये जो ऑर्डर रहेंगे सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा जितनी जल्दी हो सके ट्रेजरर को दिखाए जाएंगे। ट्रेजरर ने इन ऑर्डर्स को देख लिया है, इसके संबंध में ऑर्डर के ऊपर उसके भी हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। अब उसके बाद जो हेड ऑफिस का ट्रेजरर रहेगा जिसको वो ऑर्डर दिखाए जाएंगे सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा, बिल लॉगिन इन सैप, वो सैप में लॉगिन करेगा। ये हम आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में करेंगे, सैप क्या होता है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें या कोड वगैरह किस तरह से होते हैं। तो हेड ऑफिस का जो ट्रेजरर होता है वो सैप में लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद टी कोड का यूज़ करेगा। कौन से टी कोड का यूज़ करेगा, MIGO मीगो टी कोड का यूज़ करेगा। एंड प्रिंट द इनवॉइस स्लिप थ्रू MB90। और उसके बाद वो क्या करेगा, इनवॉइस स्लिप, चालान पर्ची को भी प्रिंट करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, हेड ऑफिस का जो ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष रहेगा वो सैप में
लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद मीगो के माध्यम से यानी कि इस टी कोड का यूज़ करके वो टिकट या जो भी आपके अन्य टिकट भेजे आने हैं उनको भेजेगा सिस्टम के माध्यम से, और फिर उनके लिए क्या करेगा, MB90 टी कोड का यूज़ करके इनवॉइस स्लिप को प्रिंट करेगा एंड सेंड दी स्टैम्प्स अलोंग विद इनवॉइस स्लिप टू दी एसओ। और फिर सब ऑफिस को डाक टिकट कैसे भेजे जाएंगे, MB90 के माध्यम से हेड ऑफिस ट्रेजरर के द्वारा जो इनवॉइस स्लिप प्रिंट की जाएगी उस स्लिप के साथ, उस इनवॉइस के साथ टिकटों को उस एसओ के लिए भेज दिया जाएगा। The sub-office treasurer, after manually check the stamps with invoice slip, will log in SAP and enter the T code MIGO and acknowledge the stamps। अब ये जो डाक टिकट भेजे गए हैं हेड ऑफिस के द्वारा, जब ये एसओ में पहुंचेंगे तो एसओ का जो कोषाध्यक्ष रहेगा वो मैनुअली पहले मतलब कि वो जो ओरिजिनल डाक टिकट उसके हाथ में होंगे उनकी मैनुअली चेकिंग करेगा। चेकिंग करने कैसे करेगा, जो इनवॉइस उसको साथ में भेजी होगी प्रिंट करके उस इनवॉइस के साथ, इस इनवॉइस स्लिप के साथ मैनुअली उनको चेक करेगा। चेक करने के बाद वो लॉगिन करेगा सैप में और सेम वही टी कोड का यूज़ करेगा जो टी कोड का यूज़ हेड ऑफिस ट्रेजरर ने उन टिकटों को भेजने के लिए किया था। तो एक्नॉलेज करने के लिए एसओ के ट्रेजरर के द्वारा भी सेम यही टी कोड का यूज़ किया जाएगा। फिर वो पहले मैनुअली उनको इनवॉइस के साथ चेक करेगा, जब उसको सब कुछ ठीक लगेगा तो सैप में लॉगिन करके मीगो टी कोड का यूज़ करके उन डाक टिकटों को वो एक्नॉलेज करेगा। और जो आपके नॉन सीएसआई पोस्ट ऑफिस होते हैं, ये तो हो जाएगा सीएसआई पोस्ट ऑफिस के मामले में। जो नॉन सीएसआई पोस्ट ऑफिस होते हैं, द एसपीएम ऑफ द नॉन सीएसआई पोस्ट ऑफिस विल सेंड द रिक्वेस्टेशन फॉर सप्लाई ऑफ पोस्टेज एंड अदर स्टैम्प्स टू इट्स अकाउंट ऑफिस। तो कोई भी नॉन सीएसआई पोस्ट ऑफिस है उसके एसपीएम को अगर रिक्वायरमेंट है, अगर उसको डाक टिकटों या नकदी की अन्य टिकटों की आवश्यकता है तो उस मांग को किसे भेजेगा, अपने अकाउंट ऑफिस को, लेखा कार्यालय को भेजेगा। तो गैर सीएसआई जो डाकघर होते हैं उनका एसपीएम अपने कार्यालय को डाक टिकटों या अन्य टिकटों की आपूर्ति के लिए मांग भेजेगा, किसी अपने लेखा कार्यालय को, अकाउंट ऑफिस को भेजेगा। दी पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर ऑफ द अकाउंट ऑफिस, अब जो लेखा कार्यालय का पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर होता है फॉर दैट एसओ ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्टेशन विल वेरीफाई एंड अप्रूव इट एंड इशू द ऑर्डर टू द ट्रेजरर। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉन सीएसआई पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उसको जो भी टिकटों या जो भी आपके अदर डाक टिकटों की उसको आवश्यकता है उनकी मांग अपने लेखा कार्यालय को भेजेगा। लेखा कार्यालय के जो सब पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर रहेंगे उनको जब उस एसओ से मांग प्राप्त होगी तो वो क्या करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसको अप्रूव किया जाएगा और अप्रूव करने के बाद उस एसओ को टिकट या अन्य टिकट भेजने के लिए ट्रेजरर को आदेश दिया जाएगा, कोषाध्यक्ष को उसके संबंध में आदेश दिया जाएगा। ट्रेजरर विल मेक इनवॉइस ऑफ द रिक्वेस्टेशन रिसीव्ड। अब जो भी रिक्वेस्टेशन या मांग प्राप्त होती है उसके संबंध में कोषाध्यक्ष के द्वारा एक इनवॉइस बनाई जाएगी। इनवॉइस की जो है वो 3 कॉपीज बनाई जाएंगी एंड द स्टैम्प्स अलोंग विद द इनवॉइस स्लिप इट टू दी एसओ अंडर कैश टू एसओ। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रेजरर इनवॉइस की 3 कॉपीज बनाएगा। बनाने के बाद उन डाक टिकटों को उस इनवॉइस की कॉपीज के साथ एसओ को भेज देगा और कहाँ पे कौन से हेड के अंदर भेजेगा, कैश टू एसओ हेड के अंदर उन्हें भेज देगा। दी एसओ ऑन रिसिप्ट ऑफ स्टैम्प्स, अब ये जो डाक टिकट नॉन सीएसआई सब ऑफिस के मामले में जब सब ऑफिस में प्राप्त होंगे, विल एक्नॉलेज्ड इट एंड रिसीव इट एज पार्ट ऑफ कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। इनको वो एक्नॉलेज करेगा, स्वीकार करेगा। और कैसे स्वीकार करेगा, लेखा कार्यालय से जिस तरह से नकदी के एक हिस्से के रूप में। मतलब इससे क्या हो जाता है, जब भी टिकट या अन्य टिकट प्राप्त होते हैं तो इससे पोस्ट ऑफिस की नकदी भी बढ़ जाती है, तो उसी तरह से इन्हें स्वीकार किया जाएगा जैसे नकदी के एक हिस्से के रूप में इन्हें माना जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 21, रेमिटेंसेज सेंट थ्रू दी पोस्ट, डाक के माध्यम से धन भेजना। जब भी आपने कोई धन प्रेषण डाक के माध्यम से भेजना है, किस तरह से भेजा जाएगा। इफ एनी रेमिटेंस इन कैश और करेंसी नोट्स और इन पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स इज टू बी सेंट फ्रॉम दी हेड ऑफिस टू ए सब ऑफिस थ्रू दी पोस्ट, यदि नकद या करेंसी नोटों या डाक या अन्य टिकटों का कोई भी प्रेषण प्रधान कार्यालय द्वारा डाक के माध्यम से एसओ को भेजा जाना है, मतलब कि कोई भी डाक टिकट भेजने हैं, कोई भी करेंसी नोट भेजने हैं या फिर अन्य कोई टिकट भेजने हैं, उनको कैसे भेजना है, हेड ऑफिस ने भेजना है और वो डाक के माध्यम से सब ऑफिस के लिए भेजे जाने हैं। द रेमिटेंस विल बी एनक्लोज्ड बाय द ट्रेजरर इन ए कैश बैग। तो ये जो भी प्रेषण रहेगा, चाहे वो डाक टिकट है, अन्य टिकट है या नकदी है, उसको ट्रेजरर के द्वारा कैश बैग में, नकदी थैले में संलग्न किया जाएगा। वाई फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैश बैग, और वो कौन से प्रोसीजर या प्रक्रिया को फॉलो करेगा, जो कि कैश बैग को बंद करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया होगी, उसके माध्यम से वो रेमिटेंस को कैश बैग में
संलग्न करेगा। इन CSI ऑफिसेज remittance शुड बी डन थ्रू कैश वर्क फ्लो प्रोसेस इन SAP एंड मीम ऑफ remittance शुड बी जनरेटेड स्टैम्प आल्सो शुड बी सेंट इन SAP। CSI कार्यालय में प्रेषण जो है वो SAP में नकदी वर्क फ्लो प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी आप टिकट भेजेंगे, अन्य टिकट भेजेंगे या नकदी भेजेंगे, उसको SAP में भेजा जाना है। और SAP में किसके माध्यम से? वर्क फ्लो प्रोसेस के माध्यम से भेजना है। और उसके संबंध में यानी कि जो भी आपने रेमिटेंस किया है उसके संबंध में मीमो जो बनाई जाएगी उसको जनरेट किया जाएगा और स्टैंप या टिकट वगैरह भी SAP के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। रिसीविंग ऑफिस टू चेक दी स्टैम्प्स रिसीव्ड इन MB59 आफ्टर रिसिप्ट एक्चुअल स्टैम्प्स। और जो प्राप्तकर्ता कार्यालय है वो वास्तविक जब उसको टिकट प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद सिस्टम में जाके वो अपनी डाक टिकटों की जांच कर सकता है। इन दिस सब ऑफिस द वेट ऑफ द कैश बैग एंड द amount of the money contained in it should be verified by the SPM and compared with the entries in the SO slip and the money, and the stamps should then be locked up at once in the office safe। उसके बाद जैसे ही सब ऑफिस में ये प्रेषण प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? कैश बैग के अंदर प्राप्त होगा। तो कैश बैग का क्या किया जाएगा? वजन देखा जाएगा। वजन देखने के बाद जो भी उसके अंदर अमाउंट रहेगी या मनी उसमें जो भी रहेगी वो देखी जाएगी कि वो सही सलामत है। और फिर उसको क्या किया जाएगा? शुड बी वेरीफाइड बाई दी SPM। उसका पोस्ट मास्टर के द्वारा उसको वेरीफाई या सत्यापित किया जाएगा। और साथ में SO स्लिप में उसके संबंध में जो प्रविष्टियाँ होंगी उन प्रविष्टियों के साथ भी इसको कंपेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो भी मनी या टिकट है उसको क्या किया जाएगा? तुरंत कार्यालय की सेफ में रख लिया जाएगा। तो SO में जो कैश बैग पहुंचेगा उसका वजन देखा जाएगा, उसमें मौजूद पैसे जो है उसकी राशि देखी जाएगी, कितनी अमाउंट प्राप्त हुई है। फिर SPM के द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा और क्या करेगा वो? SO स्लिप जो होगी हेड ऑफिस SO के लिए जो भेजी जाएगी उसमें उसके संबंध में यानी कि उस नकदी के या उस टिकटों के संबंध में जो भी प्रविष्टियाँ होंगी उसके साथ भी वो तुलना करेगा। फिर उसको अगर सब कुछ सही लगता है तो वो तुरंत उसे कार्यालय की तिजोरी में लॉक कर देगा। In CSI offices, SPM or treasurer should examine and compare the weight of the cash bag with the entries on the SO slip and memo of remittance generated in the SAP। CSI कार्यालय में SPM या ट्रेजरर क्या करेगा? उसकी जांच करेगा, यानी कि जो कैश बैग प्राप्त होगा उसकी जांच करेगा और उसके वजन के संबंध में जो भी एंट्रीज की गई होंगी SO स्लिप के ऊपर और SAP में जनरेट की गई मीमो ऑफ रेमिटेंस के ऊपर उसके साथ उसके वेट की एंट्रीज को कंपेयर किया जाएगा। आफ्टर चेक करने के बाद कैश रिसीव्ड should be acknowledged through cash workflow process in SAP by the receiver office on receipt of cash, failing which DOP cash of the receiver office will not be debited। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया कि जो भी कैश है उसको जब उसने मैनुअली एक बार रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद उसको SAP में वर्क फ्लो के माध्यम से भी उसे एक्नोलेज करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस मामले में उसकी राशि की डिडक्शन डेबिट उसको नहीं किया जाएगा और डेबिट नहीं किया गया तो ऐसी कंडीशन में उसका जो भी बैलेंस रहेगा वो रेज नहीं होगा, वो राशि बढ़ाई नहीं जाएगी और जो स्टैंप्स वगैरह होती हैं उनको भी SAP के माध्यम से एक्नोलेज किया जाना चाहिए। बोथ द ऑफिसेज रिसीविंग एंड सप्लाइंग ऑफिसेज विल चेक कैश इन ट्रांजिट इन ZFBL 3N। दोनों कार्यालय यानी कि प्राप्त करने वाला और आपूर्ति करने वाला दोनों कार्यालय ट्रांजिट में नकदी यानी कि जो कैश इन ट्रांजिट रहेगा उसकी जांच कैसे करेंगे? तो ये वाले टी कोड का यूज करके कर सकते हैं। रूल नंबर 23 आपके पास सप्लाई ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स। भारतीय पोस्टल ऑर्डर की आपूर्ति किस तरह से की जाती है? अगर किसी भी SO को इंडियन पोस्टल ऑर्डर की आवश्यकता है तो किस तरह से उसे IPO भेजे जाते हैं? When Indian postal orders are sent to a SO, they will be made over under receipt by the money order assistant to the sub account assistant। तो जब भी किसी SO को IPO भेजे जाने हैं तो इन IPOs को क्या किया जाता है? एक रसीद के तहत मनी ऑर्डर असिस्टेंट के द्वारा सब अकाउंट असिस्टेंट को सौंपा जाता है, क्योंकि सब अकाउंट असिस्टेंट आगे उन्हें भेजेगा क्या कैश बैग में डाल के जैसे भी वो भेजेगा तो क्या हो जाएगा? जब भी किसी SO को IPOs की आवश्यकता होती है तो उन IPOs को रसीद के तहत मनी ऑर्डर असिस्टेंट के द्वारा सब अकाउंट असिस्टेंट को सौंप दिया जाता है। IPOs are remitted between head office to sub office under T code MIGO, and one document containing details of IPOs is printed in MB90 and attached along to SO slip। उसके बाद IPO जो है वो कैसे भेजे जाएंगे? जैसे डाक टिकट भेजे जाते हैं सिस्टम में मीगो कोड का यूज़ करके वैसे ही IPO भेजे जाएंगे। तो HO to SO जब भी IPO भेजे जाएंगे तो कौन से टी कोड का यूज़ किया जाएगा? MIGO टी कोड का यूज़ किया जाएगा और इसके माध्यम से सिस्टम में आपने भेज दिए। और दूसरी बात IPO का विवरण एक दस्तावेज के माध्यम से दर्शाया जाएगा और उस दस्तावेज को या डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट किया जाएगा? MB90 के माध्यम से प्रिंट किया जाएगा।
फिर इस दस्तावेज को एसओ स्लिप के साथ संलग्न किया जाएगा। एसओ स्लिप जो एचओ टू एसओ भेजे जाते हैं, तो उसी एसओ स्लिप के साथ उस दस्तावेज को जिसमें आईपीओ के विवरण शामिल होंगे उसको संलग्न कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी स्टॉक देखना चाहता है अपना आईपीओ का, कौन से टी कोड का यूज कर सकते हैं, MB52 का यूज कर सकते हैं। Receiving office to check the IPOs received are of actual denomination and the number of IPOs as well in MB52 after receipt of the same। तो MB52 का यूज़ क्यों करेंगे, वो चेक करने के लिए अपना स्टॉक जो है IPO का कैसा है। तो सिस्टम में MB52 के माध्यम से जो अपना स्टॉक चेक करेंगे, मैनुअली भी वो उसी तरह से प्राप्त हुआ होना चाहिए, यानी कि उसी डिनोमिनेशन के उसी मूल्य वर्ग के IPO उपलब्ध हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिस्टम में अलग हो और मैनुअली उसको कुछ अलग प्राप्त हुए हों। इन दी एसओ द इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स रिसीव्ड, जिस भी सब ऑफिस में आईपीओ प्राप्त होंगे, शुड बी कंपेयर्ड विद द डिटेल्स एंटर्ड इन द डॉक्यूमेंट अटैच्ड टू द एसओ स्लिप। तो वो एसओ क्या करेगा, अपनी एसओ स्लिप के साथ संलग्न उस दस्तावेज को, जैसा हमने ऊपर कर लिया कि एक दस्तावेज प्रिंट किया जाता है जिसमें आईपीओ के विवरण रहते हैं, और फिर एसओ स्लिप के साथ उसे उस एसओ को भेजा जाता है जिसके लिए आईपीओ भेजे जाने हैं। तो जब वहां पे पोस्टल ऑर्डर प्राप्त होते हैं, आईपीओ प्राप्त होते हैं, तो जो भी एसओ रहेगा उनको प्राप्त करने वाला एसओ स्लिप के साथ जो दस्तावेज रहेगा जिसमें उस आईपीओ के विवरण होंगे, उनके साथ जो एंट्रीज उसमें रहेंगी उनके साथ वो आईपीओस को कंपेयर कर लेगा। और नॉन सीएसआई ऑफिस के मामले में सेम हम ऊपर कर चुके हैं, जैसा डाक टिकटों के लिए वैसा यहाँ पे भी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स इन अकाउंट। खाते में त्रुटियों का समायोजन कैसे किया जाएगा। इफ एनी शॉर्ट और एक्सेस रिसिप्ट और शॉर्ट और एक्सेस पेमेंट, ठीक है, जब भी आपको कोई कम रसीद प्राप्त हुई है या प्राप्ति कम हुई है या ज़्यादा प्राप्ति हुई है, या फिर शॉर्ट और एक्सेस पेमेंट या फिर कोई भी भुगतान कम या ज़्यादा प्राप्त हुआ है ऑन दी पार्ट ऑफ एसओ इन दी एसओ डेली अकाउंट, एसओ की तरफ से जो एसओ डेली अकाउंट भेजा जाता है उसके मामले में अगर आपको कोई भी रिसिप्ट शॉर्ट या एक्सेस प्राप्त होती है, कोई भी पेमेंट शॉर्ट या एक्सेस प्राप्त होती है, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू एसओ बाय एन एंट्री इन द एसओ स्लिप। तो उस एसओ को उसकी एसओ स्लिप के माध्यम से, यानी कि अगले दिन उसको जो एसओ स्लिप भेजी जाएगी, उस एसओ स्लिप के माध्यम से उसको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। द एरर शुड बी एडजस्टेड एज सून एज पॉसिबल बाय द एसपीएम, और जो भी त्रुटि रहेगी उसको एसपीएम के द्वारा जितनी जल्दी हो सके समायोजित किया जाएगा इन द मैनर इंडिकेटेड बाय द हेड ऑफिस। और किस तरीके से किया जाएगा, जो तरीका निर्धारित किया जाएगा प्रधान कार्यालय के द्वारा, उसी तरीके के माध्यम से एसपीएम के द्वारा जितनी जल्दी हो सके उस एरर को एडजस्ट किया जाना चाहिए, समायोजित किया जाना चाहिए। इन सीएसआई ऑफिसेज फॉर ईच डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वन डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड। तो सीएसआई कार्यालय में जितने भी क्रेडिट या डेबिट किए जाते हैं, जमा या निकासी की जाती है, उन लेन देन के संबंध में एक दस्तावेज को जनरेट किया जाता है। द एडजस्टमेंट टू द एरर्स इन एनी ट्रांजैक्शंस और चार्ज इन एनी चेंज इन एनी जीएल head may be done by the head postmaster after confirmation of genuineness from concerned branch of, or the document shall be reversed back to its original office for necessary corrections। तो जो एरर्स हैं उनमें जो एडजस्टमेंट की जाएंगी, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के संबंध में जो भी एरर्स हैं, लेन देन के संबंध में जो भी त्रुटियां हैं, उनमें जो भी समायोजन किया जाएगा, या जर्नल लेजर हेड में, ठीक है, जर्नल लेजर जो शीर्षक रहते हैं उनमें कोई भी चेंज की जानी है, वो हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाएगी। लेकिन वो ऐसे ही नहीं कर देगा, कैसे कर देगा, जो भी कंफर्मेशन है जेन्युइननेस की वो करने के बाद ही करेंगे, वास्तविकता की पुष्टि करने के बाद ही वो ऐसा करेगा। और उसके बाद और क्या किया जाएगा, और किया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी त्रुटि है उसको उसके ओरिजिनल ऑफिस के लिए वापस भेजा जाएगा, ताकि जो भी आवश्यक करेक्शन है या जो भी उसमें ठीक किया आसान है उसको ठीक किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। रूल नंबर 25 है एसबी स्लिप्स के बारे में। द एंट्रीज इन एसबी स्लिप फॉर्म SB 27 रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स सच एज वारंट ऑफ पेमेंट्स, एसबी एक्नॉलेजमेंट्स, पासबुक्स एक्स्ट्रा शुड बी केयरफुली कंपेयर्ड बाय द सेविंग बैंक असिस्टेंट विद द ओरिजिनल, which should be then enclosed along with the SB slip relating to them in covers and sealed। भुगतान के वारंट, एसबी पावती या पासबुक वगैरह आदि जैसे दस्तावेजों से संबंधित जो भी एसबी स्लिप में प्रविष्टियां रहेंगी उनकी तुलना बचत बैंक सहायक, सेविंग बैंक असिस्टेंट बचत बैंक सहायक द्वारा सावधानी पूर्वक जो ओरिजिनल रिसिप्ट होती हैं या ओरिजिनल प्रतियां होती हैं, ओरिजिनल कॉपीज होती हैं, उनके साथ वो तुलना करेगा, जिसके बाद कवर में उनसे संबंधित जो एसबी पर्ची होगी उसके साथ उन्हें संलग्न करके वो सील कर देगा। These sealed SB slip covers on which the name of the offices will be given। अब ये जो भी सील्ड SB स्लिप कवर्स रहेंगे जिनके ऊपर उनको भेजने के लिए या जहां भी वो भेजे जाने हैं उन कार्यालयों के नाम उनके ऊपर रहेंगे। अंडर अ रिसिप्ट टू दी सब अकाउंट असिस्टेंट हु विल अटैच देम आफ्टर एंट्री टू द रिस्पेक्टिव एसओ स्लिप।
ठीक है, तो ये जो सीलबंद एसबी स्लिप कवर रहेंगे जिनके ऊपर उन कार्यालयों का नाम दिया गया होगा जिनके लिए इन्हें भेजा जाना है या ट्रांसफर किया जाना है, रसीद के तहत इन्हें उप खाता सहायक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उप खाता सहायक संबंधित एसबी स्लिप में उनके बारे में एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद उनको भी साथ में संलग्न करके भेज दिया जाएगा। इन द एसओ द एसबी डॉक्यूमेंट्स शुड एट वंस बी चेक्ड विद द डिटेल्स एंटर्ड इन द एसबी स्लिप विच शुड बी फिल्ड इन मंथली बंडल्स। एसओ में एसबी दस्तावेजों की तुरंत एसबी पर्चियों के साथ आपने विवरण की जांच करनी होती है, उसमें जो भी पर्टिकुलर्स है उनकी जांच करनी है। जांच करने के बाद उनको मंथली बंडल्स में फाइल किया जाना चाहिए। रूल नंबर 26 है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बैग्स इन हेड ऑफिस। प्रधान कार्यालय में लेखा बैग बंद करना। बिफोर द अकाउंट बैग्स फॉर डिस्पैच टू एसओस आर क्लोज्ड ऑन एनी डे। तो बिफोर दी अकाउंट बैग्स फॉर डिस्पैच टू एसओस आर क्लोज ऑन एनी डे, किसी भी दिन एसओ को भेजने के लिए जो अकाउंट बैग है उसको बंद करने से पहले द बैलेंसेस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रिसीव्ड, प्राप्त हुई सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और दूसरी बात अकाउंटेड फॉर इन दी हेड ऑफिस ऑन दैट डे, हेड ऑफिस में उस दिन उसके लिए क्या राशि या क्या बैलेंस आया है, शुड बी एंटर्ड इन दी एसओ स्लिप, उसे एसओ स्लिप में दर्ज किया जाएगा। कैसे दर्ज किया जाएगा? बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स, शब्दों और को दोनों में से दर्ज किया जाएगा। तो किसी भी दिन एसओ को भेजने के लिए लेखा बैग बंद करने से पहले उस दिन एचओ में प्राप्त हुई सिस्टम जनरेटेड जो भी डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी, एचओ में उनके लिए जो भी हिसाब किताब आएगा उसके शेष को एसओ पर्चियों में शब्दों और आंकड़ों में इनके जो एसओ स्लिप रहेगी उसमें वर्ड्स एंड फिगर्स में उसको एंटर किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। द कार्बनिक कॉपीज ऑफ द एसओ स्लिप्स शुड बी प्लेस्ड इन द अकाउंट बैग्स एंड एनी इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंट विथ देम टू दी एसओस। एसओ पर्चियों की कार्बनिक जो प्रतियां रहेंगी अकाउंट बैग में रखा जाना चाहिए और किसी भी भारतीय पोस्टल और अन्य दस्तावेजों को जो उनके साथ भेजे जाने उनको भी साथ में ही रख के भेज दिया जाना चाहिए। The account bags with cash, which cash bags are not enclosed, will then be closed and sealed by the sub account assistant। कैसे अकाउंट बैग जिनमें कैश बैग डाल के नहीं भेजे जाने, मतलब उनको कोई नकदी नहीं भेजनी है, कोई डाक टिकट आईपीओ नहीं भेजनी है, उनको सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा बंद और सील किया जाना चाहिए। ऐसे अकाउंट बैग जिनके अंदर कैश बैग नहीं होते हैं उनको कौन क्लोज और सील करेगा? सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा, उपलेखा सहायक के द्वारा किया जाएगा। देन दे शुड मेड ओवर अंडर रिसिप्ट टू दी सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, और फिर उसके बाद रसीद के तहत उन्हें सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को, छंटाई विभाग को दे दिया जाएगा। इफ दे आर टू बी डिस्पैच्ड इनसाइड द मेल बैग, अगर उन्हें डाक थैलों के अंदर प्रेषित किया जाना है तो वो किसे सौंपे जाएंगे? सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को दे दिए जाएंगे। और टू द मेल डिपार्टमेंट इफ दे आर टू बी डिस्पैच्ड लूज, अगर उन्हें लूज में यानी कि खुले में भेजा जाना है तो वो मेल डिपार्टमेंट को, डाक विभाग को सौंपे जाएंगे। इफ एनी रिमिटांस ऑफ कैश और स्टैम्प्स इज टू बी मेड द अकाउंट बैग व्हेन रेडी टू बी क्लोज्ड, अगर आपने रिमिटांस भेजना है, जैसे आपने कैश नकदी भेजनी है, टिकट भेजनी है, अकाउंट बैग बनाया जाएगा, तो अकाउंट बैग बनाते समय जब वो बंद करने के लिए तैयार हो जाएगा, विल बी टेकन बाय दी सब अकाउंट असिस्टेंट, तो उसको बंद नहीं किया जाएगा जब सारा कुछ हो गया है, उसको बंद करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके बाद सब अकाउंट असिस्टेंट क्या करेगा? जब वो बंद करने के लिए तैयार हो चुका है, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा उस अकाउंट बैग को ट्रेजरर के पास ले जाया जाएगा और जो भी दस्तावेज या उसमें प्रेषित किया जाने वो दस्तावेज भी साथ में ट्रेजरर के पास ले जाए जाएंगे। The cash or stamps or to be sent to the SO should then be enclosed in cash bag। उसके बाद उस अकाउंट बैग में जो भी आपने टिकट या नकदी भेजनी है उसको क्या किया जाएगा, या फिर जो भी आपने ओ टू बी सेंड टू एसओ, जो एसओ को भेजी जानी है, उनको फिर कैश बैग में संलग्न किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? बाय दी ट्रेजरर इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सब अकाउंट असिस्टेंट। तो ध्यान रखना, जब भी अकाउंट बैग में आपको टिकट भेजनी है, नकदी भेजनी है, तो उसको आपने क्या करना है, जब उसको बंद करने के लिए तैयार किया जा चुका है, मतलब उसको बंद ही करना है, तो सब अकाउंट असिस्टेंट उसमें जो भी दस्तावेज भेजने हैं वो सारे लेके ट्रेजरर के पास चला जाएगा। ट्रेजरर क्या करेगा? जो भी टिकट या नकदी उसमें भेजी जानी है उनको कैश बैग के अंदर रखेगा और किसकी प्रेजेंस में? उपलेखा सहायक की प्रेजेंस में, देख रेख में रखेगा। आफ्टर द कैश बैग हैज बीन क्लोज्ड एंड सील्ड, जब कैश बैग बंद और सील कर दिया जाएगा, द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड हिमसेल्फ वेट द बैग
उसके बाद जो उपलेखा सहायक है वो स्वयं उस बैग का वजन देखेगा। वजन देखने के बाद इंटर इट्स वेट बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स ऑन द लेवल ऑफ द बैग, बैग के लेवल के ऊपर कैश बैग का वजन वर्ड्स और फिगर्स में लिखेगा। एंड आल्सो ऑन दी बोथ कॉपीज ऑफ एसओ स्लिप और एसओ स्लिप की दोनों प्रतियों के ऊपर भी इस कैश बैग का वजन लिखा जाएगा। एंड हैव दीज एंट्रीज ऑफ बेट अटेस्टेड एंड इनिशियल्ड बाय द ट्रेजरर, और उस बैग के संबंध में जो भी बेट की एंट्रीज की जाएंगी, उसके वजन के संबंध में जो भी प्रविष्टियां की जाएंगी, उनको ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष के द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। The entries of the remittances in both copies of the slip should also be initialed by the treasurer। और उसके बाद एसओ स्लिप में जो भी वेट की प्रविष्टियां की जाएंगी, उस कैश बैग के वजन के संबंध में जो भी एंट्रीज की जाएंगी, उनको भी क्या करना चाहिए, ट्रेजरर के द्वारा हस्ताक्षरित करना चाहिए। The closed cash bag will then immediately be placed by the treasurer in the account bag in the presence of the sub account assistant। अब ये सारा कुछ हो गया, एंट्रीज हो गई हैं, उसके वजन को चेक कर लिया। करने के बाद कैश बैग जो है, बंद कैश बैग को जल्दी से क्या करना चाहिए, ट्रेजरर के द्वारा, कोषाध्यक्ष के द्वारा अकाउंट बैग में रख देना चाहिए। और किसकी प्रेजेंस में, सब अकाउंट असिस्टेंट उपलेखा सहायक की देख रेख में रखना चाहिए। और उसके बाद सब अकाउंट असिस्टेंट क्या करेगा, जल्दी से उस अकाउंट बैग को बंद और सील करेगा। सील करने के बाद बैग के ऊपर सब अकाउंट सील लगाई जाएगी। और ये जो सील लगाई जाएगी, ये कोषाध्यक्ष की जो भी ट्रेजरर रहेगा उसकी प्रेजेंस में, उसकी देख रेख में लगाई जाएगी। सब अकाउंट असिस्टेंट विल रिटेन द बैग अंटिल द प्रॉपर टाइम अराइव्स फॉर इट्स ट्रांसफर बाय हिम अंडर अ रिसिप्ट टू द सॉर्टिंग और मेल डिपार्टमेंट एज द केस में बी। उसके बाद उपलेखा सहायक बैग को उस समय तक अपने पास रखेगा, क्या उस समय तक अपने पास रखेगा जब तक कि सॉर्टिंग या मेल विभाग जिसके माध्यम से उसे स्थानांतरित किया जाना है, जब तक उनको देने का उचित समय ना हो जाए। तो जब तक कि सॉर्टिंग डिपार्टमेंट या मेल डिपार्टमेंट को ये अकाउंट बैग सौंपने का उचित समय नहीं हो जाता, उस समय तक ये जो बैग है सब अकाउंट असिस्टेंट की अभिरक्षा में रहेगा। एन अकाउंट बैग विच कंटेन्स एसओ स्लिप, एक ऐसा आपका लेखा थैला जिसमें एसओ स्लिप होती है लेकिन उसमें कोई भी कैश, टिकट या डॉक्यूमेंट और नहीं भेजे जा रहे हैं। एंड इज एनक्लोज इन ए मेल बैग, तो इसे जब मेल बैग में भेजा जाएगा तो उसको बंद या स्केल करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसका वजन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसमें अगर आपने कैश बैग या भेजना है, उसमें कैश, डाक टिकट या अन्य टिकट भेजने, अन्य दस्तावेज भेजने हैं, तब उसको बंद और सील करना आवश्यक होता है। द कोड फॉर दी कैश सील, कैश सील के लिए जो रस्सी का उपयोग किया जाएगा, यानी कि कैश सील लगाने के लिए जो कोड आप यूज करेंगे, शुड बी टाइड टाइटली राउंड द नेक ऑफ द अकाउंट बैग, तो उसे अकाउंट बैग की नेक पर टाइटली बांधना चाहिए, ठीक है, कसकर उसे बांधना चाहिए। और कहाँ पे बांधना चाहिए, अब सब अकाउंट असिस्टेंट है, सब अकाउंट सील जो उसके ऊपर लगाई होगी ट्रेजरर की प्रेजेंस में, उसके ऊपर, ठीक है, उसके जस्ट आपने अब थोड़ा सा आगे की तरफ इसे लगाना है। एंड द कैश सील शुड बी इम्प्रेस्ड ऑन गुड रेड सीलिंग मैक्स, और ये जो कैश सील लगाई जाएगी उसको लाल मोम से लगाया जाना चाहिए। Account bags which do not contain any remittance may, however, be closed and sealed by an official in the presence of the sub account assistant। हालांकि जिन थैलों में कोई प्रेषण नहीं भेजा जाना है, उन्हें उपलेखा सहायक या फिर उपखाता सहायक की उपस्थिति में एक अधिकारी द्वारा बंद और सील किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 27, ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड कैश बैग्स इन दी सब ऑफिस, उप कार्यालय में लेखा तथा नकदी थैले को खोलना। द अकाउंट बैग रिसीव्ड फ्रॉम द एचओ शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द एसपीएम बिफोर इट इज ओपन्ड। हेड ऑफिस से प्राप्त अकाउंट बैग को खोलने से पहले एसपीएम द्वारा ध्यानपूर्वक उसकी जांच करनी चाहिए। मतलब जब भी वो अकाउंट बैग एसओ में पहुंचेगा तो एसपीएम सबसे पहले उसकी ध्यानपूर्वक जांच करेगा। जांच करने के बाद उसके अंदर अगर कैश बैग प्राप्त होता है तो उसकी भी सिमिलरली ध्यान से जांच की जाएगी। इट शुड देन बी वेड इन द प्रेजेंस ऑफ द सब अकाउंट असिस्टेंट। उसके बाद जो कैश बैग होगा सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में उसका वजन देखा जाएगा, वजन किया जाएगा। एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द वेट विद दैट एंटर्ड इन द एसओ स्लिप, क्योंकि हमने पहले किया कि एसओ स्लिप में क्या किया जाएगा, कैश बैग का वजन दर्ज किया जाता है। तो कैश बैग का जो एसओ स्लिप में वजन दर्ज किया गया उसके साथ इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी कि क्या ये वजन मिलता है या नहीं मिलता है। एंड शुड बी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ द सब अकाउंट असिस्टेंट। उसके बाद इसे लेखा थैले को सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में खोला जाएगा। और सीएसआई ऑफिसेज के मामले में एसपीएम और ट्रेजरर जो रहेंगे शुड एग्जामिन एंड कंपेयर द वेट ऑफ द कैश बैग विद द एंट्री ऑन द एसओ स्लिप। तो एसओ स्लिप में जो भी वजन के संबंध में, कैश बैग के वेट के संबंध में एंट्री होगी उसके साथ एसपीएम या ट्रेजरर के द्वारा जांच की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा।
एंड मीमो ऑफ रिमिटांस जनरेटेड इन दी सैप, या फिर सैप में जो भी मीमो ऑफ रिमिटांस जनरेट की जाती है उसके साथ भी इसकी एंट्रीज को या इसकी प्रविष्टियों को कंपेयर किया जाना चाहिए। आफ्टर चेकिंग करने के बाद कैश रिसीव्ड शुड बी एक्नॉलेज्ड थ्रू कैश वर्क फ्लो प्रोसेस इन सैप एंड क्रॉस चेक्ड विद डेज रिपोर्ट ऑफ दी एसओ। जांच करने के बाद प्राप्त नकदी को सैप में नकदी वर्क फ्लो प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार किया जाना चाहिए, एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, और एसओ की जो डेज रिपोर्ट होती है उसके साथ भी इसको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। प्रेपरेशन ऑफ एसओ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसओ सिस्टम द्वारा तैयार दैनिक लेन देन रिपोर्ट को तैयार करना। एट द एंड ऑफ द बिजनेस डे, जो व्यावसायिक दिन है उसके समाप्त होने पर, यानी कि जिस दिन लेन देन किया जाता है, जब उसका एंड हो जाएगा, द क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ ट्रेजरर कैश बुक, ट्रेजरर कैश बुक का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, यानी कि जो भी उसका लास्ट बैलेंस बचेगा, शुड बी टैलिड विद दैट ऑफ द फिजिकल बैलेंस, उसको फिजिकल बैलेंस के साथ भी मिलाया जाना चाहिए। मतलब उसके पास अगर 100 रुपया नकदी है तो ट्रेजरर कैश बुक में भी 100 रुपये ही होने चाहिए, उसको टैली किया जाएगा। एनी डिफरेंस कैन बी ड्यू टू द मिसिंग वाउचर पोस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक WUMTS या फिर MMTS, मतलब कि अगर उसमें कोई भी डिफरेंस आ जाता है तो किसी भी वाउचर की पोस्टिंग के मिसिंग के संबंध में हो सकता है, वहाँ से पता चल जाता है। ऑल पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्शन, POS ट्रांजैक्शंस, SB, PLI, RPLI, कैमिश ट्रांजैक्शंस हैव टू बी अकाउंटेड थ्रू POS बैक ऑफिस कैश एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रेजरर और DOP कैश। तो जितने भी POS के लेन देन होते हैं, SB फिनेकल के लेन देन, PLI कैमिश के लेन देन होते हैं, उनका हिसाब कैसे लिया जाता है? कोषाध्यक्ष या DOP कैश से प्राप्त POS के बैक ऑफिस कैश के माध्यम से लिया जाता है। System generated ASO daily transaction report ZFR_day_new can be prepared through the system which should have the closing balance automatically generated both in words and figures। उसके बाद बोला गया जो सिस्टम जनरेटेड ASO डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, जब उसको तैयार किया जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली स्वयं ही वर्ड्स एंड फिगर्स में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आ जाएगा। वैन दी अदर एंट्रीज टू बी मेड इन दी एसओ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जब भी एसओ सिस्टम के में जो खुद ब खुद डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट की जाती है उसमें अन्य प्रविष्टियां की जानी है, चाहे वो बैक साइड में करनी है चाहे उसके फ्रंट साइड में करनी है, उनको कंप्लीट करने के बाद इट शुड बी इम्प्रेस्ड विद द डेट स्टैंप ऑफ द एसओ। तो इसे एसओ की डेट स्टैंप के साथ दिनांक मोहर इसके ऊपर लगाई जाएगी और एसपीएम के द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। द एसओ सिस्टम जनरेटेड डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इज अ ड्यू डॉक्यूमेंट, और ये एसओ सिस्टम जनरेटेड जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रहेगी ये ड्यू डॉक्यूमेंट रहेगा, यानी कि ये एक नियत दस्तावेज है, इसको भेजा जाता है। एंड द एसपीएम विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पंक्चुअल सबमिशन टू द हेड ऑफिस, और सब पोस्ट मास्टर इसकी सबमिशन के लिए जिम्मेदार रहता है। किसे सबमिट किया जाएगा? ये हेड ऑफिस को सबमिट किया जाता है, तो हेड ऑफिस को इसे समय पर सबमिट करने के लिए सब पोस्ट मास्टर जिम्मेदार रहता है। तो ये हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं कि आपका ऐसा एसओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या ऐसी एसओ आपका डेली अकाउंट जो कि हेड ऑफिस में लास्ट वर्किंग डे जो महीने का रहता है उस समय पहुंचता है, या फिर 31 मार्च को जो एसओ से पोस्ट किया जाता है उसमें कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं रेडिंग से, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें इंपॉर्टेंट है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSI एंड GL कोड इंटीग्रेशन, क्या CSI या GL कोड इंटीग्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये जो एंट्रीज रेड पेन के साथ या रेडिंग के साथ की जाती हैं इनको करने की आवश्यकता डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर नहीं रहेगी। आगे चलते हैं लाइबिलिटीज ऑफ सब ऑफिसेज उप कार्यालय की देयता। The liabilities of the SO will comprise the total amount of the invoice brunt of payments meeting unpaid in the SO। अब किसी भी SO के लिए मान लीजिए जो मैक्सिमम कैश को रखने की सीमा है वो है 40,000 रुपये। अब उसके पास कैश जो है वो 50,000 रुपये है, वो क्या कर सकता है यहाँ पे लाइबिलिटी शो कर सकता है। लाइबिलिटी जो किसके संबंध में शो की जा सकती है? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के संबंध में या ब्रंट ऑफ पेमेंट के संबंध में, इस तरह की जो भी, या फिर SO में जो अनपेड रह जाते हैं उन पेमेंट्स के ब्रंट के संबंध में भी ये लाइबिलिटी शो की जा सकती है कि 10,000 रुपये हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान करना है, या फिर अनपेड जो भी ब्रंट ऑफ पेमेंट रहेंगे उनका भुगतान करना है। In order that the head office may be in a position to know whether any funds will be required by the SO or whether the balance retained by it is justified by its outstanding, the SPM must enter the total amount of his liabilities every day in the place provided for the purpose in SO system generated daily transaction report। हेड ऑफिस है वो ये जानने की स्थिति में होने के लिए कि क्या SO को किसी भी तरह के फंड की आवश्यकता है, कि SO को किसी भी नकदी की आवश्यकता तो नहीं है, या उसके द्वारा रखा गया शेष उसके
आउटस्टैंडिंग द्वारा उचित है, मतलब उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही उसने उस नकदी को जो एक्स्ट्रा उसके पास एक्सेस है वो रखी है। एसपीएम को क्या करना चाहिए, एसओ सिस्टम द्वारा तैयार दैनिक लेन देन रिपोर्ट में इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान में अपनी देनदारियों की कुल राशि दर्ज करनी चाहिए। यानी कि उसने इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान करना है या जो भी अनपेड वारंट है एसबी के उनका भुगतान करना है, इन सारी चीज़ों की जो कुल राशि होगी वो उसको दर्ज करनी चाहिए, ताकि एचओ जो है ये जान सके कि उसको किसी फंड की आवश्यकता तो नहीं है या फिर उसने जो एक्सेस कैश रखा है उसको रखने की लाइबिलिटी या देयता क्या है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो समझ के आपको ज़रूर अच्छे से याद कर लेनी है। और दूसरी बात यहाँ पे और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके संबंध में करेंगे, क्योंकि आपका वॉल्यूम 6 पार्ट 3, वॉल्यूम 7 है, वॉल्यूम 6 पार्ट 1 है, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं फॉरम नंबर्स, वो करेंगे। या फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो पीरियड्स रहते हैं कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट है किसने अवधि के लिए उनको रोक के रखा जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं उनको अलग अवधि के लिए रोक के रखा जाता है या संभाल के रखा जाता है, वो सारी चीज़ें भी हमें करनी है। तो ये डिटेल आपको अच्छे से कर लेनी है, ताकि हम जब बाकी चीज़ें करें उनमें आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको गलती नजर आए तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।